दोस्तों नमस्कार। देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसे लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। और हाँ, वो बिहार से नहीं होने वाले, जिसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। वजह बताई जा रही थी कि चूंकि बिहार में इस वक्त विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा हो सकता है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी और एनडीए बिहार से किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए। उस वक्त कर्पूरी ठाकुर जी के पोते बेटे का नाम इसके लिए आगे चल रहा था, लेकिन ये सब बातें कयास से ही रह गईं। एनडीए ने जो औपचारिक तौर पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है वो हैं सीपी राधाकृष्णन। संघ से ताल्लुक़ रखने वाले, संघ की विचारधारा के प्रति समर्पित महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल, जो इस बार उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार होंगे। और उनकी उम्मीदवारी महज औपचारिकता है, क्योंकि जो आंकड़े एनडीए के पास हैं इस वक्त उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वो पर्याप्त हैं। जीत महज औपचारिकता है। और जगदीप धनखड़ के बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन होने जा रहे हैं। ख़ास बात यह है कि जगदीप धनखड़ ओबीसी समुदाय से आते थे और सीपी राधाकृष्णन भी इसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जगदीप धनखड़ के बाद एनडीए ने, बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन पर ही दांव क्यों चला? इसके पीछे की क्या है सियासी जोड़ घटाव, इसके पीछे का क्या है, क्या गणित है, बीजेपी की मंशा क्या है? क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा, यूँ तो सामने से ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन ये ऐसा है नहीं। और अब ये बात सबको पता है, अच्छी तरह पता है। बीजेपी अब वो गलती नहीं करना चाहती है और चाहती थी और उसके लिए सतर्क थी, जो उसने जगदीप धनखड़ के मामले में किया। धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनाया गया। धनखड़ साहब बीजेपी के विचारधारा के प्रति समर्पित नहीं थे। वो जनता दल से आते थे। पहला उनका राजनीतिक दल जनता दल रहा, फिर वो कांग्रेस में भी गए। कांग्रेस से होते हुए वो बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, और वहाँ उनके जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी को परेशान किया, एक तरह से समानांतर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, उसी का इनाम बतौर उपराष्ट्रपति पद के लिए उनकी नियुक्ति के रूप में हुई। लेकिन यहाँ जो अफवाहें चल रही हैं और जो सियासी जानकार बता रहे हैं और जो छन छन कर खबरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, वो यही कह रही हैं कि धनखड़ साहब कुछ बड़ा करने की फिराक में थे और विपक्ष से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी, जो बीजेपी को नागवार गुजरी थी। खैर, अब लौटते हैं सीपी राधाकृष्णन के पास। उन्हें क्यों उम्मीदवार बनाया गया? उनमें ऐसी क्या खासियत रही? तो पहली खासियत तो यही है जो बीजेपी चाहती थी कि उनका जो उम्मीदवार हो वो उनकी विचारधारा के प्रति समर्पित हो, संघ के विचारों के प्रति समर्पित हो। और सीपी राधाकृष्णन साहब तमिलनाडु से आते हैं। 16 साल की उम्र से ही उन्होंने वो संघ के स्वयं सेवक बन गए, संघ का प्रचार प्रसार किया, संघ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तमिलनाडु में बीजेपी की पकड़ को मजबूत बनाने में सीपी राधाकृष्णन जी का अहम योगदान माना जाता है। और अमूमन ऐसा माना जाता रहा है कि जिस तरह बीजेपी उत्तर में मजबूत है, दक्षिण में वो उतनी ही कमज़ोर है। बीजेपी दक्षिण में अपने पांव जमाने की कोशिशें कर रही हैं। एक नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर बनाम दक्षिण का भी चला था, आपको याद होगा, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े और वायनाड से पिछली बार उन्होंने चुनाव जीता था। इस बार उन्होंने वायनाड की सीट खाली करते हुए प्रियंका को दी, यानी गांधी परिवार का एक सदस्य दक्षिण भारत से चुनाव जीता और एक सदस्य उत्तर भारत से। बीजेपी उत्तर भारत में मजबूत है, दक्षिण भारत में उसे अपनी मजबूत जगह बनानी है और ये अब तक नहीं हो पाया है। तो बहरहाल तमिलनाडु और पुडुचेरी में अभी जो स्थिति है उसमें आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में बीजेपी सरकार में शामिल है।
प्रत्यक्ष तौर पर सरकार दक्षिण के राज्य में बीजेपी की नहीं है। तो बीजेपी ने तमिलनाडु कैडर के, तमिलनाडु के से ताल्लुक़ रखने वाले राधाकृष्णन जी को अपना उम्मीदवार बनाया। पहली बात तो ख़ास ये रही कि वो संघ से विचारधारा के प्रति समर्पित है। दूसरी बात जो ख़ास है कि वो ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। ओबीसी समुदाय जिसे लेकर राहुल गांधी लगातार, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा बुलंद कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने ओबीसी सम्मेलन किया जिसमें जातिगत जनगणना की मांग और ओबीसी के लिए बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई, रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कही गई। तो ओबीसी का एक उम्मीदवार, धनखड़ भी ओबीसी, तो उनकी जगह जो उम्मीदवार आए हैं वो भी ओबीसी, यानी उत्तर से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, राष्ट्रपति भी उत्तर भारत से हैं, दक्षिण भारत से अब उपराष्ट्रपति होंगे और ऐसे राज्य से होंगे तमिलनाडु से जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तो बीजेपी ने बहुत सोच समझकर ये दांव चला है। तो दो बातें मैंने आपको बताई, एक तो बताई कि वो संघ, दूसरी बात बताई कि ओबीसी, तीसरी बात तमिलनाडु जहां बीजेपी के जहां बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं। चौथी बात यह है कि उनकी उम्मीदवारी इंडिया गठबंधन में आपस में एक तरह से डीएमके और एआईएडीएमके को, जो कि तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें असमंजस में डाल देंगे। क्योंकि राज्य का कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना हो और दोनों ही क्षेत्रीय दल इसे समर्थन ना दें तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लिहाजा बीजेपी को उम्मीद है कि एक सर्वसम्मति वो बना पाएगी। लेकिन इंडिया अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इंडिया गठबंधन में आज यानी 18 तारीख को आज ये बैठक होनी है और उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन इस पर सर्वसम्मति से एक फैसला लेगा। और इसके अलावा जो एक चीज़ अहम है वो है कि सीपी राधाकृष्णन जी को पर्याप्त राजनीतिक भी अनुभव भी है, प्रशासनिक अनुभव भी है। आज की तारीख में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इससे पहले वो झारखंड के भी राज्यपाल रहे थे, तमिलनाडु में वो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बीजेपी ने एक ऐसा चेहरा चुना है उपराष्ट्रपति पद के लिए जिससे ये संदेश लोगों तक जाए कि अब बीजेपी और संघ के बीच स्थितियां बेहतर होती जा रही हैं। क्योंकि ये भी एक वक्त था, कुछ वक्त पहले की बात है, जो बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने कह दिया था खुले तौर पर कि बीजेपी को अब चुनाव जीतने के लिए संघ की ज़रूरत नहीं है। ये नड्डा जी ने खुद कहा था या उनसे कहलवाया गया था, लेकिन बीजेपी के ऐसे सुर देखने को मिले थे। लेकिन अब की तारीख में स्थितियां बदल रही हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में एक तरह से मोदी जी को कह दिया कि 75 के होने को हैं, रास्ता खाली करिए, जगह खाली करिए, नई पीढ़ी को नेतृत्व करने का मौका दीजिए। 75 पे जब शॉल उठाते हैं तो मतलब है कि आप आगे बढ़िए। लेकिन मोदी जी लाल किले के प्राचीर से उन्होंने संघ को उनकी तारीफ़ की और पहली बार है कि संघ के 100वीं वर्षगांठ से पहले किसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने संघ की लाल किले के प्राचीर से तारीफ़ की हो। जबकि स्थिति ये है कि स्वाधीनता आंदोलन में संघ ने हिस्सा नहीं लिया था। उस पर आरोप थे अंग्रेज़ों की मदद के, उसके नेताओं पर आरोप थे जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ दिया तो मुस्लिम लीग के साथ प्रोविंसेस में वैकल्पिक सरकार बनाने के, अंग्रेज़ों को मजबूत करने के और देश को बांटने की राजनीति करने के। क्योंकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ही दल ये चाहते थे जनसंघ से पहले उस वक्त की राजनीति में कि देश का हिंदू के लिए अलग राष्ट्र हो, मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र हो, और जिन्ना इस मांग पर अडिग रहे थे और देश का बंटवारा हुआ। ये अलग बात है कि आज की तारीख में नैरेटिव ये गढ़ी जा रही है कि कांग्रेस, नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे इसलिए देश टूटा। गांधी जी ने बहुत कोशिश की थी कि जिन्ना को मना लें, जिन्ना को अविभाजित भारत यानी भारत और पाकिस्तान एक रहे, उसके साथ ही उन्हें ये कहें कि आप ही प्रधानमंत्री बनो। लेकिन जिन्ना
अपनी बीमारी के बावजूद अडिग रहे अपनी मांग पर और वो देश के 2 टुकड़े करके ही माने। और क्या हुआ, पाकिस्तान बना, लेकिन खुद जिन्ना का परिवार, उसकी बेटी पाकिस्तान नहीं गई। भारत एकजुट नहीं रह पाया। तो लौटते हैं वापस सीपी राधाकृष्णन जी के पास, उनकी राष्ट्रपति उम्मीदवारी के पास। 21 अगस्त को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकते हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद उसी दिन नतीजे सामने आ जाएंगे। और जो आंकड़े अभी आप नज़र आ रहे हैं, उसमें जो वोटों का गणित है वो ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो उसके पास 422 सीटें हैं दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर, और विपक्ष के पास 312 सीटें हैं अभी की जो स्थिति अनुसार है, अभी जो वोटिंग काउंट है उसके मुताबिक। और जीत के लिए 391 चाहिए और एनडीए के पास 422 का आंकड़ा है। तो ऐसे में कोयम्बटूर से एक ज़माने में 2 बार के सांसद रहे सीपी राधाकृष्णन जी का, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनका देश का अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेना एक तरह से तय है, महज औपचारिकता है। हाँ, अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार खड़ा करता है इसके लिए, या राधाकृष्णन की दावेदारी को समर्थन देता है। क्योंकि राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से बीजेपी ने क्षेत्रीय संतुलन भी साधा है और सामाजिक संतुलन भी साधा है। बिहार से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले तमिलनाडु से ओबीसी समाज के आने वाले ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है जो संघ से विचारधारा के प्रति समर्पित भी हो, सोच स्पष्ट हो, बीजेपी में अध्यक्ष भी रहा हो, कोयम्बटूर से 2 बार का सांसद रहा हो, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हों, इससे पहले झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके थे, पुडुचेरी के भी राज्यपाल रह चुके थे, अगर मेरी जानकारी सही है, झारखंड के तो रहे ही। तो ऐसे मजबूत प्रशासनिक क्षमता वाले व्यक्ति को देश का नया उपराष्ट्रपति बनाया जाए और बीजेपी का यह दांव बेहद कारगर है। अब देखना है कि इंडिया गठबंधन क्या फैसला करती है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय रखिए। धन्यवाद बहुत बहुत।